complete factor pricing in one go, that is in 40 minutes only. Complete factor pricing, yeah, you are listening right, complete factor pricing in one go. Factor pricing means factor pricing in perfect competition, factor pricing in imperfect competition, factor pricing in bilateral monopoly, theory of rent, theory of interest and theory of profit. Complete these all topics you will be covering in next 40 minutes. So welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start the session. चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के मत बैठे, क्योंकि जो यहाँ पर रिकैप की स्पीड होगी वो आप कॉपी और पेन में नहीं लिख पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से है। जो आपका जून में एग्जाम आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से है। रिवीजन आपका हो जाए इस पर्पज से है। यहाँ पर आप नोट्स नहीं बना पाओगे, है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आप कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये फाइल चाहिए, तो मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दूं कि फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या है। देखिए जो ये टर्म है ना, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये इटसेल्फ अपने आप में क्या कहती है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो ये अपने आप में ये टर्म क्या कहती है, ये कहती है कि फैक्टर जो है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4। कौन कौन से? पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका लैंड। तो अब ये कह रहा है कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, तो आपका पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है आपका कैपिटल और चौथा है आपका एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये कह रही थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यानी फैक्टर्स तो ये हैं, अब इनकी प्राइसिंग, इनका रेट क्या होगा, इनकी प्राइसिंग यानी चार के चारों की प्राइसिंग। तो आपकी अलग अलग चैप्टर बन जाते हैं। जैसे मान लो लैंड की आपकी, अगर आपको उसका प्राइस निकालना तो लैंड का प्राइस क्या होता है, रेंट, यानी भाई रेंट, लैंड जो आपकी जमीन उसका किराया, मान लो आपने कोई शॉप ले रखी है तो उसका प्राइस क्या होगा, किराया, है ना। तो ये यहाँ पे इसकी आ जाती है थ्योरी ऑफ रेंट। इसका टॉपिक बना दिया अलग से, थ्योरी ऑफ रेंट। उसके बाद लेबर का रेंट क्या होगा, लेबर का प्राइस क्या होगा, यानी फैक्टर प्राइसिंग, लेबर का प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस होता है वेज, जो होती है दिहाड़ी, दिन की मजदूरी, है ना। तो वो वेज कैसे डिसाइड होगी, तो यहां पर इसका टॉपिक है वेज इन परफेक्ट कंपटीशन। यही आप जो पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आपकी ये हम पढ़ेंगे वेज कैसे डिसाइड होती है परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद वेज डिसाइड होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, वेज कैसे डिसाइड होती है। परफेक्ट का मतलब जब दोनों लेबर और प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, या जो है कि, या दूसरा आप कह सकते हो कि इसकी दोनों, आपका लेबर मार्केट में आपका कह सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन है और आपका प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तीसरा आप कैसे कह सकते हो कि बायलैटरल मोनोपोली, दोनों तरफ जो है क्या है इम्परफेक्ट कंपटीशन है। उसके बाद कैपिटल का प्राइस क्या होगा, कैपिटल की यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो ये मॉनेटरी कैपिटल होता है। कौन सा कैपिटल होता है, मॉनेटरी, यानी पैसे का प्राइस ब्याज। यानी अगर आपने किसी को पैसा दिया, उससे अगर आप उसके बदले में प्राइस मांगोगे, भैया मैंने आपको जो पैसा दिया इसके बदले में मुझे कुछ दो, तो वो क्या देगा, आपको ब्याज देगा ना। तो यहाँ पर उस थ्योरी को हमने नाम क्या दिया, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का क्या प्राइस है भाई, एंटरप्रेन्योर जो आपका बिजनेसमैन है उसका क्या प्राइस है, उसका प्राइस क्या उसको मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट है लॉस, तो इसका नाम दिया गया थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो ये चीज है पूरी। अब आपको ये सब पढ़ना है। अब ये बुक्स में जो है कि पूरी आधी बुक दे रखी, इतना मोटा, मतलब ये सारा पूरा कंटेंट 200-300 पन्नों में दे रखा है। तो ये हम आज 40 मिनट्स में कवर करेंगे। अब जो है कि इससे पहले मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि आपका फिंगर टिप्स पे तो चीजें आ जाए कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ रेंट में, तो एक्चुअल में इन चैप्टर्स में क्या बताया गया है, क्या समझाने की कोशिश करी गई है। कोशिश ये हुई है कि थ्योरी ऑफ रेंट में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बताया कि रेंट कैसे तय करा जाता है, ये सही तरीका रेंट तय करने का क्या है। यानी पहले इकोनॉमिस्ट ने क्या थ्योरी ऑफ रेंट दी, मान लो सबसे पहले आपके रिकार्डियन थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रेंट बताया कि रेंट जो है ऐसे ऐसे होता है। दूसरे इकोनॉमिस्ट ने उनकी जो थ्योरी में कुछ कमियां निकाली कि भाई आपने ये, आपकी थ्योरी में ये कमी है, मेरी थ्योरी ये है। तो दूसरे जो आपके थ्योरी ऑफ रेंट का, अब उससे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आई, क्वाजी रेंट मार्शल ने अपना दिया। तो ये हम सारा डिस्कस करेंगे। तो ये 3-4 तरीके हैं, उसमें बस डिफरेंस ये है। अब यही एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन मार्शल मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट
मार्शल की जो आपकी क्वासी रेंट थ्योरी थी, रॉबिन्सन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, व्हाट अजम्पशंस वर टेकन बाय रिकार्डियन एंड हाउ रिकार्डियन डिसाइडेड द रेंट। इस तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन आएंगे, वहां पर आपको सही और नॉट इनकरेक्ट करना है। वहां पे यूजीसी नेट में आपके इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट आ जाएगा विच वन इज करेक्ट विच वन इज नॉट करेक्ट, इस तरह से। तो वहां पर ये हम समझेंगे। उसके बाद लेबर में ये बताने की कोशिश करें कि भाई फैक्टर प्राइसिंग जो लेबर की है वो जो है आपकी परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होती है, यानी वेज जो है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया वेज परफेक्ट कंपटीशन में वीएमपीएल, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा, है ना। ये पूरा जो है कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पूरा जो है कि यहाँ पर आप सारा कुछ यहाँ पर पढ़ोगे, इतनी स्लाइड्स हैं सारी, है ना। तो ये सारा कुछ आप पढ़ोगे। लेट मी रिकैप फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर उसके बाद जो है कि आप कैपिटल यानी जो कि इंटरेस्ट, ब्याज कैसे डिसाइड होता है। तो अलग अलग जो है कि इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले आपकी जो थ्योरी आई वो आपकी आई क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, है ना। दूसरी, उसके बाद लोनेबल फंड थ्योरी आई, तीसरी थ्योरी आपकी आई कीन्स ने दी, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। चौथी उसके बाद जो है कि कोई थ्योरी ना आकर के सीधा आईएसएलएम मॉडल इसमें हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो है यहां पर आप समझिएगा, ये सप्लाई कर्व है आपका वेज। सबसे पहले टॉपिक हमारा परफेक्ट कंपटीशन में वेज डिसाइड करेंगे, वो परफेक्ट कंपटीशन में वेज हम कैसे डिसाइड करते हैं ना। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन यानी आपका ये क्या है, ये सप्लाई कर्व आपका कैसा, सप्लाई ऑफ लेबर आपकी कैसी होगी, बिल्कुल और बिल्कुल इलास्टिक होगी सप्लाई ऑफ लेबर, है ना। सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगी, बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगी आपकी, इलास्टिक होगी। यहां पर क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर आपकी क्या है, बिल्कुल इलास्टिक है, इस तरह से। अब जो है यहां पर यही क्या होती है, वेज। और ये आया कहां से, ये आया कहां से, परफेक्ट कंपटीशन में। तो क्या होता है, ये आपकी क्या है यहाँ पर, इस तरह से मान लो कोई आप पर्टिकुलर मार्केट है, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट भूल जाओ, पर्टिकुलर एक मार्केट होती है आपकी, प्रोडक्ट मार्केट ही ले लो। तो प्रोडक्ट मार्केट में आपका ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व है। जहां पर ये दोनों इक्विलिब्रियम बनाते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, प्राइस सेट हो जाता है। किसका प्राइस होता है, ये जिसका प्राइस ये होता है, ये प्राइस होता है प्रोडक्ट का। तो अगर भाई लेबर मार्केट है तो लेबर मार्केट में भी तो ऐसे ही होगा ना, लेबर मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर होगी, डिमांड ऑफ लेबर होगी और सप्लाई ऑफ लेबर होगी, और जहां पर वो एक दूसरे को मीट करेंगे वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वही क्या होगा, प्राइस ऑफ लेबर। और प्राइस ऑफ लेबर क्या होता है, लेबर का प्राइस क्या होता है, उसकी वेज, उसकी दिहाड़ी, उसकी मजदूरी दिन की। तो ये आपका क्या होता है, प्राइस ऑफ वेज। वो अलग की बात है, दिन की लो या जो भी आप यूनिट लो वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ लेबर आ जाएगा, उसको कहते हैं वेज ऑफ लेबर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये वेज, है ना। यहाँ पर और यही वेज क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई ऑफ लेबर हो जाएगी। तो उसका पहला केस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में आपकी जो वेज ऑफ लेबर होती है वो आपकी होती है VMPL। पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है कि बाद में उन्होंने बताया कि परफेक्ट आपका वेज ऑफ लेबर क्या होती है, VMPL होती है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है। अब ये कैसी होती है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये निकल के आती है किससे, AR इंटू MPL, AR इंटू MPL से निकल जाती है। अब सर ये AR क्यों यहाँ पर है, AR और AR क्या है, AR है आपका एवरेज रेवेन्यू, AR आपका क्या है, AR है आपका एवरेज रेवेन्यू। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, ये निकल के कैसे आई। तो यहाँ पर सबसे पहले वेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो आपको पता है TR माइनस TC होता है। तो टोटल रेवेन्यू आपको पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस TC क्या होता है, टोटल कॉस्ट आपकी क्या होती है, टोटल कॉस्ट आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब भाई यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में जब हम ये केस डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं कि हम केवल एक फैक्टर को क्या करते हैं, ओनली विद वन वेरिएबल फैक्टर, हम केवल एक फैक्टर को वेरी करते हैं। यानी दो फैक्टर प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, लेबर और कैपिटल। तो हम यानी एक को वेरी करेंगे, यानी हम लेबर को वेरी करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, और कैपिटल को कर देंगे कांस्टेंट। अगर कैपिटल कांस्टेंट होगा तो आपकी जो टोटल कॉस्टिंग है उसके अंदर जो कैपिटल की जो कॉस्टिंग है, यानी एक कॉस्टिंग आपकी होती है, टोटल कॉस्ट आपकी होती है WL प्लस RK। तो ये RK वाला पोर्शन है जो कांस्टेंट, तो ये आपका जुड़ जाएगा TFC में, यानी बचेगा क्या, प्लस WL जो कि होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और TFC को हम लिख देंगे टोटल फैक्टर कॉस्ट, TFC को एज इट इज लिखा रहेगा ये, है ना। तो ये हम यानी ये भी TC है, तो ये TC की वैल्यू यानी TFC प्लस WL हम कहाँ रखेंगे, माइनस TFC, और माइनस यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है WL। तो आपका ये क्या कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका ये आपका अभी भी प्रॉफिट है। तो अब जो है कि हमको करना क्या है, करना क्यों है, क्योंकि भाई वेज निकालना ना, वेज देखो यहाँ पर क्या है, L से चिपटी हुई है, तो हमको वेज क्या करना है,
डब्ल्यू को अकेला करना है, तो अकेला करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी जो है हम ऐसे करेंगे। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वो, अगर जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि भाई प्रॉफिट का स्लोप ऐसे जाता है। और यहाँ पर ये वाला हमको ये वाला पॉइंट पता करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है तो यहाँ पर स्लोप 0 है, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर विल बी 0, यानी लेबर बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट और ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब ये क्या करेंगे, तो यानी पी क्यू है, तो पहले तो हमने क्या करा, पी को बाहर निकल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर हमने लेबर विद रिस्पेक्ट टू लेबर कर रहे हैं, तो ये आपका एल आ जाएगा। एक बारी क्यू को बाहर निकल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू एल। उसके बाद यहाँ पर माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल आपकी टोटल फिक्स कॉस्टिंग अपॉन यहाँ पे आपका जो है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और माइनस डब्ल्यू और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और प्लस एक बारी एल ले लेंगे बाहर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं करना चाह मतलब मैं आपको बता रहा हूं करके आप देख सकते हो, हालांकि W क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको अगर आप कर भी दोगे, लो मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट लेबर के हिसाब से, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका निकल जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब बचा क्या है, देखो ये है, ये आपका एच आ जाएगा Q upon L, है ना, प्लस भाई प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट होता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू लेबर चेंज नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी किसी कांस्टेंट टर्म को अगर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, सब लोगों को आपको पता होगा, जो भी मैथ जानते हैं, नहीं जानते तो वो अब ये याद कर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आपका टोटल फैक्टर कॉस्टिंग, ये भी फिक्स है लेबर के रिस्पेक्ट में, ये भी पूरी 0 हो जाएगी, है ना, माइनस एल कैंसिल हो गया, डब्ल्यू आ गया है, ये आपका वेज कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगी। बचा क्या है, बचा ये है बराबर पी। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, ये क्या होता है, ये होता है एमपीएल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी वो कितनी क्वांटिटी चेंज कर पा रहा है अपने आने से, तो यहाँ पे हम कर देंगे एमपीएल, और उसके बाद माइनस हो जाएगा वेज, ये और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको रिराइट करोगे, वेज इस साइड ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वेज इक्वल टू पी डॉट एम पी एल, और उसके बाद वेज इक्वल टू, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है आपका, पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू डिमांड, है ना, तो यानी प्राइस को हम ए आर लिख सकते हैं, तो ये आपका प्राइस का हमने अगर ए आर लिखा और प्लस एम पी एल कर दिया, तो ये चीज देखो आप, और ये चीज देखो आप, ये देखो आप ए आर इंटू एमपीएल, ए आर इंटू एमपीएल, और ये क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, वीएमपीएल, वीएमपीएल के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वीएमपीएल कहता है कि ये है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये है, उसको अगर हम प्राइस से यानी ए आर से अगर गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी ना उस प्रोडक्टिविटी की, तो इसीलिए हैंस प्रूव्ड कि वेज ऑफ लेबर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज वीएमपीएल। ठीक, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इतना ही था आपका, यहां पर इतना ही था यहाँ पर, और यहां पर आपका जो डिमांड कर्व होता है, यहां पर आपका जो डिमांड कर्व होता है इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लेबर का, वो आपका होता है बीएमपीएल, और इसी के ऊपर आपका यही इसी कर्व के ऊपर आपका क्या होता है, एमपीएल, एमपीएल भी जो है कि इसी कर्व के ऊपर ही आपका यहाँ पर एमआरपीएल, एमआरपीएल 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 भी इसी कर्व के ऊपर लाई होता है इस वाले केस में। अब हम बात करेंगे, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, यही आपका वीएमपीएल होता है, यही आपका एमआरपीएल होता है, और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा, वीएमपीएल आपका ऐसे होगा और एमआरपीएल ठीक इसके डबल स्लोप का होगा, एमआरपीएल इसके ठीक डबल स्लोप का होगा, और उस वाले केस में जो आपका डिमांड कर्व होता है वो आपका होगा एमआरपीएल इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, है ना। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर वही सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, वो आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया। तो मैंने देखो ये आपका वीएमपीएल निकल के आया है, और यहाँ पर देखो जैसे जैसे वेज क्या होगी, यहाँ पर वेज अगर आपकी मान लो कि ये है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया है, अगर वेज जो है कि आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो वीएमपीएल ज़्यादा हो जाएगा, वेज कम हो जाएगी तो वीएमपीएल कम। और एक यहाँ पर केस होता है कि अगर आपका वीएमपीएल कम है, वीएमपीएल अगर आपका कम है तो लेबर को फायर करा जाता है कंपनी, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम दे रहा है तो लेबर हटाया जाएगा। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा आ रही है यानी तो फिर लेबर को हायर करा जाएगा। तो ये भी दो कंडीशन आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो आपका वीएमपीएल कर्व इज नो लॉन्गर इट डिमांड कर फॉर द फैक्टर, किसमें ये आपका जो है, अगर यही चीज में अगर आप क्या कर दोगे, अगर इसी चीज में अगर आप क्या कर दोगे, अभी हमने बात करी थी केवल हमने वहां पर क्या करा था, कैपिटल को कांस्टेंट रखा था और लेबर को क्या करा था हमने, वेरिएबल करा था। लेकिन अगर लेबर और कैपिटल को दोनों को अगर आप वेरी कर दोगे
तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर वीएमपीएल जो है आपका नो मोर रह जाता है, क्या, डिमांड कर, वहां पर वीएमपीएल डिमांड कर नहीं रह जाता। क्यों, उसका रीजन ये है, जैसे कि अभी पिछले वाले आपने ग्राफ में ये देखा होगा कि वीएमपीएल ये है, वीएमपीएल ये है, और वेज ऑफ लेबर ये है, लेबर की वेज ये है। अगर वेज बढ़ा दी यानी W1 कर दी, है ना, वेज बढ़ा दी आपने, तो आपका यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। और वेज आपने अगर कम कर दी, W2 कर दी, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आपका ये वाला बन जाएगा, है ना, ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये आपका इस तरह से था, और यहाँ पर आपका था नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर, यानी वेज आपने अगर घटाई तो लेबर आपके बढ़ जाएंगे। जो पहले लेबर इतने थे, यहाँ तक थे, ये लेबर थे, अब लेबर क्या हो गए, यहाँ से इतने और बढ़ गए, है ना, तो यानी अब आपके ये वाले लेबर बन जाएंगे, लेबर बढ़ गए। लेकिन और वीएमपीएल आपका वही रहता है, वैल्यू मार्जिन प्रोडक्टिविटी वही होती है। लेकिन जब आपके दोनों फैक्टर यानी जो है कि लेबर और कैपिटल जब आपके दोनों वेरी करेंगे, यहाँ पर लेबर वेरी कर रहा था, कैपिटल था कांस्टेंट, जब आपके दोनों वेरी करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो ये वीएमपीएल है, वीएमपीएल है, और वेज मान लो पहले ये थी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये आपकी वेज थी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, आप इसको ई लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। अब जो है अगर आपने वेज क्या करी, फॉर एग्जाम्पल बढ़ाई, यानी W1 कर दी, तो यानी लेबर की क्वांटिटी ये थी, अब लेबर की क्वांटिटी क्या होगी, घट गई। तो अगर आप कैपिटल अगर आप वेरी कर सकते हो तो यानी लेबर कम करो तो कैपिटल तो हटा दोगे ना, कैपिटल भी एक बेकार का काम का कैपिटल, तो आपने लेबर नहीं तो आपके कैपिटल हटा दिया, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी जो है कि जो वीएमपीएल है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका अगर रिवर्स केस ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। मान लो पहले वेज थी W1, है ना, उसके बाद वेज जो है कि क्या कर दी गई, कम कर दी गई, कम कर दी गई, लेबर बढ़ाया, लेबर बढ़ाया। अगर लेबर बढ़ाया तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होना चाहिए, E1 होना चाहिए। अगर आपने लेबर बढ़ा दी तो अगर लेबर बढ़ाई तो कैपिटल है, यहाँ पे आप कंस्टेंट नहीं है, चेंज कर सकते हो। तो यानी अगर लेबर बढ़ाई तो भाई लेबर बढ़ाई तो उसके लिए आपको कैपिटल भी तो बढ़ाना पड़ेगा। लेबर कहाँ काम करेगी, लेबर मशीनों पे काम करती है। अगर लेबर बढ़ाओगे आप तो यानी आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, और कैपिटल अगर आप बढ़ाओगे तो वहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होंगे, यानी वीएमपीएल बढ़ जाएगा। यानी जो है वहां पर क्या होगा कि नया वीएमपीएल फॉर्म हो जाएगा, यानी नया वीएमपीएल फॉर्म हो जाएगा आपका इस तरह से, इस तरह से नया वीएमपीएल फॉर्म हो जाएगा। यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर ना होकर के यहाँ पे आ जाएगा। यानी पहला इक्विलिब्रियम है ये वाला पॉइंट और दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला, यानी जो नए जो वाकई में सही इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहे हैं वो मैं रेड से कर, पहला वाला ये बना था, दूसरा वाला बनने को था यहाँ पे, लेकिन वीएमपीएल आगे शिफ्ट कर गया। ऐसे ही जब क्या होगा, जब आपकी वेज अगर आप और कम कर दोगे, W2 को आपने कर दिया, तब वहां पर क्या होगा भाई, तब जो है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वैसे तो बनने को होगा यहाँ पर और बहुत पहले वाले केस में, लेकिन अब तो नया वीएमपीएल तो यहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन भाई साहब अब आप ये बताइएगा, लेबर जो है कि क्या करा, यहाँ पहले इतनी थी नए पुराने वाले वीएमपीएल, अब यहाँ से लेके इतनी बढ़ गई, यानी फिर लेबर बढ़ गई। अगर फिर लेबर बढ़ गई तो वीएमपीएल क्या हो जाएगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा, वीएमपीएल क्या हो जाएगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा, वीएमपीएल चला जाएगा यहाँ पर। यानी जो है कि वीएमपीएल आपका आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉइंट आगे बढ़ गई, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कौन सा बन जाएगा, एक और ये वाला बन जाएगा। वीएमपीएल आगे शिफ्ट होता रहेगा ना, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और ये जो पॉइंट को टच करते हुए जो भी लाइन निकलेगी वही आपका क्या होगा, डिमांड कर्व होगा। किसमें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका जो है कि जहां पर सेवरल वेरिएबल क्या होते हैं, आपके फैक्टर जो है कि वेरिएबल होते हैं, यानी लैंड और कैपिटल दोनों वेरिएबल होंगे। और आपका जो है वेज लेबर की यहाँ पर भी वीएमपीएल ही है, ऐसा नहीं है कि जो है कि वेज पे लेवल चेंज हो रही है, यहाँ पर भी वीएमपीएल ही है, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने जो बताया वही आपका है। मैंने कहा था तो पहले के लिए यहाँ पे बनेगा, फिर आपका वीएमपीएल ये था यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे बनता है, उसका यहाँ बनता है, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट बन के ये नया ये बन जाता है कौन सा आपका, डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो है कि फैक्टर प्राइसिंग जो है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका यही था। वेज ऑफ द अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का 2015 का यूजीसी नेट का, वेज इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, ये बिल्कुल सही बात है। एमआरपी ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल वेज, एमआरपी ऑफ लेबर इज इक्वल टू एआरपी, या तीसरा डी वाला है एमआरपी ऑफ लेबर इक्वल टू एवरेज वेज सेलेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा भाई, करेक्ट आपका कौन सा, पहला तो आपका डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, ये तो बिल्कुल बात सही है, ऐसे इससे वेज क्या होती है, डिटरमाइन होती है। अब आप क्या कह सकते हो कि एमआरपी ऑफ लेबर मार्जिनल लेबर यानी प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू मार्जिनल वेज, या एमआरपी ऑफ लेबर इक्वल टू एआरपी, आप क्या कहोगे, ए बी सही होगा, या आपका जो है कि ए सी सही होगा, या सी डी सही होगा, या आपका जो है कि ए डी सही होगा।
तो यहाँ पे जो है कि एमआरपी ऑफ लेबर इक्वल टू वेज ऑफ सेलेक्ट, ये आपका एवरेज वेज आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एमआरपी ऑफ लेबर इक्वल टू एआरपी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एमआरपी ऑफ लेबर इक्वल टू मार्जिनल वेज। तो यहाँ पर क्या वेज आपकी डिसाइड होती है बताइए, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। एमआरपी ऑफ लेबर इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, यानी आपका ऑप्शन ए और सी क्या है आपका सही है, ठीक है ना, ए और सी सही है आपका। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी क्या होती है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये आपकी होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनटू एआर। आप एमआर नहीं कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, हमेशा ये सही होता है, ये दोनों केस में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपकी थ्योरी ऑफ प्राइसिंग स्टार्ट हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं, हालांकि 20 मिनट ही बचे हैं, लेकिन जो है कि हम कवर करने का, क्योंकि ये मेन पहले वाले में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन दूसरे वाले में आपको पूरा डेरिवेशन करके नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आपकी वेज ऑफ लेबर होती है MRPL, उसका रीजन ये होता है यहाँ पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, उसका रीजन आपका ये होता है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इस तरह से आपका जो है कि VMPL ऐसे होता है और आपका MRPL ऐसे होता है, VMPL और MRPL आपका इस तरह से होता है। थियोरेटिकल ना पढ़ते हुए मैं सीधा डायग्राम पे जाऊंगा और डायग्राम में ही आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर ऐसे आप समझिएगा, यहाँ पर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे मैंने वहाँ पर करा था TR1TC, तो यहाँ पर भी वैसे करोगे, लेकिन जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ें तो हमने रखी हैं, WL प्लस टोटल फैक्टर कॉस्ट है ना, उसको फिर हमने डेरिवेट करा लेबर के रिस्पेक्ट में, डेरिवेट करा, फिर हमने इक्वल टू करा। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पर जो आपका प्राइस है ना, जो आपका वहाँ पर प्राइस जीरो हो गया, तो यहाँ पर प्राइस की टर्म में जीरो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस जो है ना, प्राइस आप भाई इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो प्राइस कांस्टेंट नहीं सकता, आदमी क्या करेगा, प्रॉफिट लेने के लिए प्राइस घटाएगा बढ़ाएगा, यानी प्राइस आपका क्या कांस्टेंट नहीं, यानी जो प्राइस वाली टर्म है वो आपकी यहाँ पर जीरो नहीं होगी। मैं आपको दिखा दूं, जो मैंने यहाँ पर करा था ये वाला, यहाँ पर हाँ देखो ये यहाँ पर, देखो ये मैंने प्राइस वाली टर्म, देखो ये मैंने जीरो मान ली थी, ये मैंने प्राइस वाली टर्म क्या मान ली थी, जीरो मान ली थी, इसके बाद ये वाली यहाँ पे सीधे, तो ये जीरो नहीं हुई, जब ये जीरो नहीं होगी तब ये जो है कि, जब ये जीरो नहीं होगी तब जो है कि ये भी इंक्लूड हो जाएगी उसी में, तब ये जो है उसी में इंक्लूड हो जाएगी, और जब इंक्लूड हो जाएगी तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जब ये इंक्लूड हो जाएगी तब जो है यहाँ पर ये पूरी वैल्यू निकल आएगी, और ये जब पूरी वैल्यू निकल आए तो ये इसका मतलब होता है ये है MRP, ये आपका होता है MR क्यों होता है, देखो अब आप कहोगे सर MR क्यों होता है, ये सब मैं अपने जो मैंने लॉन्ग वीडियोस में मैंने बता रखा है कि MR की वैल्यू होती है। AR क्या होता है, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी यानी AR बराबर होता है प्राइस के, ठीक है। लेकिन MR क्या होता है, MR होता है चेंज इन टोटल क्वांटिटी, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी में चेंज होता है, अपॉन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आपका क्या हो जाएगा क्वांटिटी। तो एक बारी प्राइस बाहर निकलेगा Q, एक बार जो है कि Q बाहर निकलेगा प्राइस, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये क्या है, P प्लस Q डेल P अपान डेल Q, ये वाली चीज़ निकली है, देखो यहाँ पर ये P है, निकली नहीं निकली, वहाँ पर देखो प्राइस के बराबर, तो इसीलिए देखो ये देख लो P प्लस Q डेल P अपान डेल Q, और यहाँ पर देखो P प्लस, यहाँ पर क्या है आपका ये, इस तरह से अब आपका निकलेगा, जब x बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे बचेगा P प्लस है ना, या आपका x क्या है क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पर आपका ये पूरा MR निकलेगा, MR की वैल्यू निकलेगी, आप करके देख लीजिएगा। तो MR जब आपका जो है कि MPL से मल्टीप्लाई होता है तो वो आपका बन जाता है MRPL, इसीलिए वेज ऑफ लेबर क्या हो जाएगी यहाँ पर MRPL हो जाएगी। तो ये था आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, केवल और केवल आपकी यही चीज़ थी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब हम आते हैं बायलैटरल मोनोपोली में। बायलैटरल मोनोपोली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वेज ऑफ लेबर डिसाइड होती है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से डिसाइड होती है, क्योंकि दो बायलैटरल मोनोपोली का मतलब है कि भाई सिंगल सेलर और सिंगल बायर है, सिंगल सेलर सिंगल बायर, कहने का मतलब सेलर कहता है मुझे ये प्राइस चाहिए, तो बायर कहता है भाई मैं ही तो केवल अकेला लेने वाला हूँ आपसे, मैं ही तो हूँ अकेले जो आपसे चीज़ खरीदूंगा, तो मेरे मन का रेट दो, नहीं तो मैं खरीदूंगा नहीं, है ना। सेलर कहता है भाई मैं ही तो बेचने वाला हूँ अकेला, मुझसे ही तो लोगे आप, अगर लेगो तो और कहाँ जाओगे, तो मैं जो बताऊँगा उस पर आपको लेनी पड़ेगी। तो यानी सेलर जो है, यानी आप सेलर का MC कर्व आपका ये है, सेलर का MC कर्व है ना, और MC कर्व ये है, और MR कर्व ये है। MR कर्व ये वाला क्यों है, क्योंकि डिमांड कर्व ये है ना। तो जहां पर MR इक्वल टू ये MC है, ये है MR, तो जहां पर MR इक्वल टू MC कट करता है वही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। अब यही जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है तो यहीं से
इस वाले पॉइंट से सेलर क्या करेगा, किसको फॉलो करेगा, बायर कहाँ है, बायर की डिमांड कहाँ है, उसने इक्विलिब्रियम तो देख लिया जहाँ पे उसको सही बैठ रहा है ना। तो यानी तो ये है यहाँ से अब आप उसको बायर मिल गया, इसके यानी बायर की डिमांड मिल गई, वहीं से क्या करते हैं प्राइस सेट, यानी जो सेलर ने प्राइस सेट करा वो आपका करा है P1 प्राइस, ये वाला सेट करा है। अब बायर कहता है नहीं भाई गलत बात है, मैं अपने हिसाब से प्राइस सेट करूंगा। बायर कहता है देखो आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग ये नहीं आ रही, आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है मोनोपोली के केस में, वो कॉस्टिंग आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में तो आपने सब कुछ जोड़ रखा है कि आप मेरे घर तक माल पहुंचाओगे तो डिलीवरी तक का आप चार्ज जोड़ रहे हो, ये मैं नहीं जोड़ पाऊंगा भाई। आपकी जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो आपका आ रहा है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर जितना इतना आपका बन रहा है, तो इतना इतना जो है कि मैं वो वाला मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो है कि मैं कैलकुलेट करूंगा, तब वो मार्जिनल एक्सपेंडिचर और अपने डिमांड का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखता है। डिमांड उसकी है देखो ये वाली, ये डिमांड है, ये वाला डिमांड का यानी ये वाला, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। अब अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो किसको ढूंढता है, सेलर को ढूंढता है कि सेलर कहाँ है भाई, सेलर की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, सेलर की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, सेलर की कॉस्टिंग उसको लगता है जो सेलर ने बताई है वो ये आ रही है। तो यहाँ पर अब वो जो इसको बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे इसलिए वो बना लेगा अपना इक्विलिब्रियम, और फिर वो जाएगा कहता है प्राइस की तरफ, फिर वो प्राइस की तरफ जाएगा तो उसका प्राइस यानी उसने प्राइस सेट अपना करा P2। अब देखो भाई बायर करा मुझे इतने कम प्राइस में चाहिए, सेलर कह रहा मुझे इतना ज़्यादा प्राइस चाहिए, तो ये अब क्या होगा, यानी अलग अलग प्राइस सेट हो गया। अब जो है प्राइस सही डिसाइड कैसे होगा, तो अब बात आती है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की, अब बात आती है एक्सोजीनियस फैक्टर की, यानी अब इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब चलेगा, हाँ जी भाई हेलो नेताजी, अरे वो भैया रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमको दे नहीं रहे, कोई नहीं फ़ोन कर देता हूँ मैं, हाँ जी फ़ोन, अरे भाई साहब इनको फिटेगा का दे दो भाई, जो भी है कितने का, 20 करोड़ का है, कोई नहीं 10 करोड़ का है तो देख लेंगे। अब वो उनको देना पड़ गया, क्यों देना पड़ गया, क्योंकि मिनिस्टर जी का फ़ोन था, मिनिस्टर जी की वजह से सब कुछ चल रहा है, मेरी नौकरी भी चल रही है, सारा कुछ तो वैसे ही हो रहा है, तो अगर मिनिस्टर जी की बात नहीं मानेंगे तो मिनिस्टर जी आगे कहीं लगा देंगे अड़ंगा, है ना, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, तो यहाँ पे जो सब लिखा है इक्विलिब्रियम इज डिसाइडेड बाय नॉन इकोनॉमिक फैक्टर लाइक बार्गेनिंग पावर, स्किल्स एंड अदर स्ट्रेटजी। गैंग ऑफ वसेपुर में आपने मूवी में देखा होगा, लोहे का व्यापार मैं ही करूंगा, लोहे का यही रेट तय होगा, इसी रेट में मुझे लोहा चाहिए, है ना, तो ये सब चीजें होती, तो ये वहां पर उसके बाद फिर क्या होगा, खींचतान होगी, और उसके बाद कोई ना कोई ऐसे इस तरह से प्राइस आपका क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। जरूरी नहीं यही प्राइस हो, यहाँ पर भी यही प्राइस हो सकता है, यही प्राइस, कोई सा भी आप यहाँ पे प्राइस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपली यही चीज़ें थी, हालांकि मैंने छोटे डायग्राम में, मैंने बड़ा भी डायग्राम बनाया था इसमें मैंने जो है कि बताने के लिए। तो यहाँ पर प्राइस अंडर वायलेटर मोनोपोली लीड्स टू इनडिटर्मिनेंसी, बिल्कुल बात सही है, लीड्स टू डिटरमाइन तो कहीं नहीं पाते हैं, इज रिजॉल्व बाय एक्सोजेनियस फैक्टर, बिल्कुल बात सही है, इंडोजेनियस फैक्टर, हेंस आपका 1/3 करेक्ट, 1/3 करेक्ट है ना। चलो अब आपका लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन का आपका मतलब ये होता है भाई साहब कि जब देखो वेज ऑफ लेबर क्या क्या है आपकी, यहाँ पर डायग्राम से समझ जाओ, डायग्राम से मान लो समझ जाओ, अगर ये लिखा है एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज, यानी आपकी जो है प्रोडक्ट मार्केट में क्या है भाई, प्रोडक्ट मार्केट में क्या है आपकी परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि जो है कि एवरेज वेज और मार्जिनल वेज बराबर है, और लेबर मार्केट में क्या है इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बीएमपी और एमआरपी अलग अलग है, बीएमपी यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और एमआरपी जो है कि आपकी जो है कि ये अलग अलग है। तो ये कहाँ होता है आपका, ये वेट अ मिनट, आपका वीएमपी और एमआरपी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट में आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है, और वेज आपकी होती है यहाँ पर लेबर मार्केट में। तो लेबर मार्केट में क्या है आपका, लेबर मार्केट में आपका कह सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन है ना, लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, और आपका ऊपर लिख भी रखा है मैंने मोनोपोली इन द प्रोडक्ट मार्केट, यानी प्रोडक्ट मार्केट में क्या है आपकी मोनोपोली यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, और यहाँ पर वेज मार्केट में आपका क्या है परफेक्ट कंपटीशन है। तो अगर जब आप ऐसा देखोगे तो यहाँ पर आप ये देखो, पहले यहाँ पर ये देखो, ये आपका हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, जो आपका वीएमपी और एमआरपी के बीच में जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, याद करने का तरीका ये है, और जो सच्चाई है वो ये है, जो आपका वीएमपी होता है ना, वीएमपी आपका होता है वो होता है आपका काम, कि लेबर ने काम कितना करा, एमआरपी होती है, एमआरपी होता है कमाई, एमआरपी होती है कमाई, है ना। तो यानी अगर काम ज़्यादा है इतना और कमाई इतनी है, यानी भाई क्या हो रहा है, भाई काम ज़्यादा करना है, कमाई मुझे कम हो रही, पैसा कम मिल रहा, तो यानी क्या हो रहा है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर आप ऐसे देख समझ सकते हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है कि भाई आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, और लेबर मार्केट में क्या है, लेबर मार्केट में आपकी इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी मार्जिनल बेस जो है कि वो इतनी है, एवरेज बेस इतनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका ये वाला एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्यों,
क्योंकि एवरेज वेज जितनी दी जा रही है, लेकिन कोई अगर लेबर आ रहा है तो उसको मार्जिनल वेज इतनी दे दी जा रही है, यानी वहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहां पर भी क्या हो रहा है, इक्वलिटी की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपका खत्म हो गया है। थ्योरी ऑफ रेंट आपका जो है कि परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, बायलेटरल मोनोपोली जो भी चैप्टर थे वो आपके खत्म हो गए। अब आपका बच्चा है क्या, थ्योरी ऑफ रेंट। थ्योरी ऑफ रेंट में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने रेंट के बारे में बात करी थी, किसने, क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल ने कह दिया था। हालांकि कर्वर ने, ये आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, रेंट इज द प्राइस ऑफ पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, तो सभी लोग, हम लोग भी कहते हैं भाई रेंट, लैंड आप यूज करो उसका प्राइस दो, वही रेंट है। रिकार्डो ने क्या कहा, रिकार्डो ने कहा कि देखो भाई साहब, जो भी लैंड होते ना, उनमें सबसे जो बेकार लैंड होता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल लैंड, उसको कहते हैं मार्जिनल लैंड, मार्जिनल लैंड है ना। तो जो मार्जिनल लैंड होता है ये सबसे बेकार लैंड होता है, उसका, और उसका क्या होता है, जीरो रेंट, इसका कोई रेंट नहीं होता है, जीरो रेंट, है ना। और फिर जो भी लैंड होते हैं तो उसकी कैसे, उसका रेंट कैसे डिसाइड करा जाता है, उसका रेंट डिसाइड ऐसे करा जाता है कि सबसे पहले उसकी प्रोडक्टिविटी देखते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी मार्जिनल लैंड से कितनी एक्सेस है, कितनी ज्यादा है। अगर मान लो ये 10 क्विंटल बना रहा है, मार्जिनल लैंड सबसे बेकार लैंड है जिसका जीरो प्रोडक्टिविटी, जीरो रेंट है, तो ये अगर 10 क्विंटल प्रोडक्शन कर रहा है और कोई और लैंड है, मान लो कि ये सबसे बेकार डी ग्रेड का लैंड है, अगर कोई सी ग्रेड का लैंड है, ये कर रहा है 20 क्विंटल प्रोडक्टिविटी, तो यानी जो है अगर 20 क्विंटल अगर ये प्रोडक्टिविटी कर रहा है, मान लो व्हीट बना रहा है, तो ये 10 क्विंटल से ज्यादा बना रहा है, इससे 10 क्विंटल ज्यादा, तो यानी जो 10 क्विंटल के बराबर जो रेट है, यही इसका क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। यानी जो है रेंट इज द पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर। ये तो उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि लैंड के जो लैंड की जो क्वालिटी है ना, उसके साथ उसका रेंट तय करा जाता है। जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी उर्वरक क्षमता है, जो उसकी फर्टिलिटी है ना, जो कि कभी नष्ट नहीं होगी, इंडेस्ट्रक्टिबल है, जो कि कभी नष्ट नहीं होगी, उसके हिसाब से उसका रेंट का, जो भी लैंड का रेंट तय करा जाएगा। ये आपके दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, हालांकि मुराद, जिन्होंने कहा कि रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ लैंडलॉर्ड इनकम, जो इनकी लैंडलॉर्ड की इनकम होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको इनकम मिलती है, ये उन्होंने बात कह दी, है ना। तो आपकी, तो ये तो आपने मार्शल ने ये बात कही थी। मॉडर्न थ्योरी ने क्या कहा, मॉडर्न ने कहा कि देखो जो आपका रेंट होता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। अब ये बात समझो पहले, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर। अब जो है रिकार्डो ने केवल और केवल रेंट जो है, केवल और केवल लैंड का बताया कि लैंड का ही रेंट होता है। इन्होंने कहा कि देखो लैंड का रेंट तो किसी चीज का भी हो सकता है, लेबर जो काम कर रहा है पर डे में अगर कुछ लेके जा रहा है तो वो है तो उसका रेंट ही, उसका रेंट। आपने कोई मशीन ली, आपने मशीन ली, वहां पे आप काम कर रहे हो, तो क्या मशीनें किराए पर नहीं ली जाती हैं, बताओ। आपका घर मकान बनता है तो लोग, मिस्त्री लोग मशीन लेके आते हैं, किराए पे मशीन लेके आते हैं। आप लोग लेंटर डलवाते तो मशीन आती है, वो किराए पे तो आती है, तो यानी उसका भी रेंट होता है। तो यानी उन्होंने कहा जो उसका रेंट होगा वो क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग, यानी जो उसकी अभी आप एक्चुअल कॉस्ट दे रहे हो, मान लो उसकी अगर आप कॉस्ट दे रहे हो 1000 रुपए, लेकिन अगर आप उसे 900 देते तो क्या पता वो काम कर लेता, 800 देते तो क्या पता वो काम कर लेता। लेकिन अगर आप 800 से भी कम कर देते तो ऐसी कोई कॉस्ट जिससे कि वो तुरंत मना कर देता कि भैया मैं नहीं करूंगा, भाई साहब इससे अगर कम दोगे मैं नहीं करूंगा। आप 1000 रुपए तो 1000 रुपए मैं लेता हूं, लेकिन 800 रुपए अगर कोई मुझे कम दे तो मैं चला जाता हूं, मैं करता ही नहीं कम। यानी आप 150 लेकिन उसकी जो ट्रांसफर अर्निंग, यानी जितनी अर्निंग के नीचे पे वो ट्रांसफर ले लेगा, चला जाएगा, भाग जाएगा, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर अर्निंग। यानी वो होगा 800, तो ये बचा कितना, 200। यानी एक्चुअल अर्निंग जो आप उसे करवा रहे हो, दे रहे हो, और ट्रांसफर जितने पे वो, जिससे कम पे वो चला जाएगा, तो फिर आपको सर फिर तो मैं 800 दूंगा। नहीं भाई, व्यक्ति प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट के लिए तो आदमी आता है, काम करने आता है ना, ये चीज है। तो ये जो है कि आपका 200 रुपए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 रुपए आपके क्या हो जाएगा, उसका रेंट हो जाएगा। ऐसा किसने कहा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ने ऐसी बात कही, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ने कही, है ना। अब यहाँ पर अलग तरीके का रेंट होता है, आपका इकोनॉमिक रेंट होता है, ग्रॉस रेंट होते हैं। ग्रॉस रेंट में आपका सारा कुछ कैपिटल का, लेबर का, सबका मिला दो वो रेंट होता है, ग्रॉस रेंट होता है। इकोनॉमिक रेंट में आपको बता चुका हूँ, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल मान लो कि कह दिया कि अरे चलो बिना कुछ चीज, जैसे मान लो गाँव देहात में होता है, उन्होंने कहा कि भाई कितने रुपए लोगे, उन्होंने कहा 500 लेंगे। उन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है ही नहीं बिल्कुल, बस तय हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वही हो जाए। स्कार्सिटी मान लो जब चीज़ों की कमी होती है तब जो रेंट होता है, मान लो जब चीज़ों की कमी है तो रेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लो कि कोई एरिया है वहाँ पर कमरे बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर रेंट ज़्यादा होगा। डिफरेंशियल सिचुएशन, मान लो सिचुएशन के देख के, मान लो कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई कोरोना लेके आए हो, हम आपको नहीं देंगे तो बहुत महंगा देंगे, है ना। तो जो है कि क्वाजी रेंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि जो आपका लैंड पे क्वाजी रेंट नहीं होता, इन्होंने कहा जो मैन मेड प्रोडक्ट हैं उन पे रेंट होता है ना, और वो भी फिक्स टर्म में जो उनका रेंट होता है वो क्वाजी रेंट होता है। यानी जैसे मान लो एक पेन है, अब 100 टीचर आ जाए, मान लो इस दुनिया में एक ही पेन है, 100 टीचर हैं और 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में सबको लेक्चर बनाना है, तो मैं इसका रेंट बहुत हाई कर दूंगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहूँगा कि 1 साल के अंदर
है ना। अब 1 साल के अंदर तो लोग तो बना लेंगे, यानी तो इसका मैं रेट की तरफ हाई करूँ लोग या कम करूँ, लोग नहीं लेंगे, कोई पेन बना लेंगे। तो यानी शॉर्ट टर्म में जो है कि लोन जो आपका मैन प्रोडक्ट पे लग जाता है तो आपका होता है क्वाजी रेंट। ये दिया था आपका मार्शल ने। थ्योरी ऑफ रेंट वही रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, फिर मैंने इनको डिटेल में डिस्कस करा है पूरा। इसकी जो है कि आप मैं इसको कर रहा हूँ, आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर इसके एजम्पशन वगैरह देख लेना। यहाँ पर मैं एजम्पशन एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एजम्पशन जो है कि आप केवल पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, है ना। अब जो है कि यहाँ पर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और इंटेंसिव कल्टीवेशन होते हैं आपके। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है, जहाँ पर आपको लैंड बढ़ाना है ना, और लेबर कैपिटल कांस्टेंट रखना है। इंटेंसिव कल्टीवेशन में आपको लैंड कांस्टेंट रखना है, लेबर और कैपिटल जो है कि बढ़ाना है। तो वहाँ पर जो आपका रेंट होगा वो आपका इंटेंसिव रेंट हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपका ये सारा आप देख लेना। यहाँ पे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन पर मैंने बताया है कि देखो आपका लैंड ए बी सी डी ग्रेड का होता है। सबसे बेकार ग्रेड का लैंड अगर डी है तो यानी अगर ये कितना ईल्ड कर रहा है, मान लो 20 कुंटल ईल्ड कर रहा है और ये वाला 60 कुंटल ईल्ड कर रहा है, तो इसका जो रेंट होगा वो कितना होगा, 60 में से 20 40 कुंटल के बराबर इसका रेंट हो जाएगा। ये होगा रेंट, है ना। ऐसे ही मान लो 50 करो तो 50 में सब में से 20 ही निकलेगा, यानी सबसे बेकार रेंट उसमें जो क्वान्टिटी प्रोडक्शन हो रही है तो वही माइनस होगी, है ना। तो ये मैंने आपका यहाँ पर चार्ट है। अब ये आपका एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का चार्ट है, ये आप देख लीजिए। इजी है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका देखो कह रहा है कि यहाँ पर अगर ग्राफ से अगर आप रेंट समझना चाहते हो तो ग्राफ में वही जो आपका सरप्लस अमाउंट है, यानी देखो यहाँ पर क्या जितनी कॉस्टिंग है उतना ही आपका क्या आ रहा है, प्राइस है। तो यहाँ पर कोई आपका क्या हो जाएगा, डिग्रेड का लैंड बेकार लैंड है, प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पर यही आपका रेंट हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी देखो यहाँ पे कॉस्टिंग देखो ये ज़्यादा है, और आपका प्राइस देखो ज़्यादा है और कॉस्टिंग देखो आपकी कम है, देखो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आ रही है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इतना सरप्लस आपने बना रहे हो तो ये आपका रेंट हो जाएगा, इसमें आपका ये रेंट हो जाएगा, इसमें कोई रेंट नहीं हो जाएगा, है ना। तो आपको बेकार लैंड है। इंटेंसिव कल्टीवेशन तो आप ये सारे जो है कि देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो वहाँ पर लैंड लिखा था, यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पर लैंड को कांस्टेंट रख दिया, लेबर कैपिटल बढ़ाया जा रहा है, यानी अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर कैपिटल कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, तो अगर उसके अलावा उसी सेम अमाउंट का लेबर कैपिटल का अगर कॉम्बिनेशन करा जाए, अगर वो इतना दे रहा है प्रोडक्शन 60 कुंटल दे रहा है, तो यानी उसका जो है रेंट हो जाएगा कितना, 40 कुंटल के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली बात कही गई थी, ठीक है ना। तो ये आप सब देख लीजिए। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक रेंट मैं आपको बता चुका हूँ। एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग जो आपका क्या होता है, इकोनॉमिक रेंट होता है ना। यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट अगर ग्राफ से आप समझो तो ग्राफ से आप अगर समझोगे तो मैंने डिटेल मेरा जो लेक्चर है उसमें आप समझ लीजिए जाकर के। यहाँ पर थ्योरी ऑफ रेंट के नाम से आपको पूरा मिल जाएगा लेक्चर प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप समझ सकते हो। मैंने ग्राफिकल वे में पूरा बताया हुआ है ना। यहाँ पर आपका ये रिकैप है। और उसके बाद स्टार्ट हो जाती थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है कि किन लोगों ने दी थी। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको दी, आपकी दी है 37 मिनट हो गए हैं, मैंने 40 मिनट का बोल रखा है ना। तो थ्योरी ऑफ जो इंटरेस्ट है आपकी वो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एक तो आपकी हो गई। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में ये कहा गया है कि जो ब्याज होता है ना, ब्याज आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है ना। क्लासिकल ने कहा आपका कि यहाँ पर जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट जो तय होता है वो आपका तय होता है डिमांड और सप्लाई ऑफ पैसे की। भाई बात बिल्कुल सही है, और ये बात सबने कही, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर कट करते हैं पैसे की जितनी डिमांड है, जैसे प्रोडक्ट में होता है, प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट की सप्लाई है, अब जहाँ पर किलो बनाएंगे वही प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। तो यही अगर मनी का है तो मनी का प्राइस ये हो जाएगा। मनी का प्राइस क्या होता है, मनी का प्राइस होता है रेंट। तो आपका जो है कि आपका हो जाता है रेंट ना होकर के मनी का प्राइस आपका हो जाएगा। ये मैंने आर लिख दिया ना तो इसलिए रेंट बोल दिया मैंने, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ ओके, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अब डिफरेंस क्या सब में, मान लो ये क्लासिकल सब ने यही बात कही कि जहां पर डिमांड और सप्लाई मनी की कट कर देगी वही उसका क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, तो क्लासिकल वाले में क्या डिफरेंस है, इन्होंने डिमांड में क्या लिया है, इन्होंने डिमांड में केवल और केवल लिया है कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं तो वही डिमांड होती है, और सप्लाई में इन्होंने लिया केवल सेविंग, कि सेविंग जो है वही डिमांड होती है। तो इन्होंने उसके बाद कह दिया कि जहां पर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां पे कट कर देंगे वही आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी यहाँ पे आर और आई में अंतर समझिएगा, समझ जाइए इतना, है ना। तो ये तो आपकी क्लासिकल में केवल इतनी ही बात है। देखो पूरे जो आपका 100 पन्नों का सार होता है वो यहाँ पे इतना ही लिखा होता है, ये है ना। तो ये चीज है। अब अंतर ये, अब लोनोवल फंड थ्योरी में अंतर क्या है, लोनोवल फंड थ्योरी में कहा है कि यहाँ पर जहां पर डिमांड और सप्लाई, इन्होंने कहा कि जो पैसे की यानी जो मनी क्वांटिटी ऑफ मनी है उसकी कट करती है मार्केट में, तो इन्होंने कहते हैं जहां पर डिमांड और सप्लाई लोनोवल फंड की कट करती है। लोनोवल फंड क्या है, लोनोवल फंड मतलब वही पैसा है, लेकिन लोनोवल फंड में इन्होंने क्या क्या लिया है, लोनोवल फंड की डिमांड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो लिया ही लिया है ना।
इन्वेस्टमेंट तो लिया ही लिया है, प्लस में इन्होंने उसमें लिया है आपका डिमांड में इन्वेस्टमेंट के अलावा कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा मांगते हैं, लोग होर्डिंग होर्डिंग मतलब जमाखोरी करने के लिए पैसा मांगते हैं, है ना, लोग हम जमाखोरी करने के लिए पैसा मांगते हैं। उसके बाद इन्होंने कह दिया लोग जो है कि और कंजम्पशन करने के लिए पैसा मांगते हैं, है ना, कंजम्पशन भी करने के लिए पैसा मांगते हैं। तो इन्होंने ये 3 तरीके दिए। और इन्होंने सेविंग में सप्लाई में कह दिया कि दो सेविंग लोग करते हैं वो तो सप्लाई भी आता ही आता है। उसके बाद लोग जो जमाखोरी करते हैं उसको कभी ना कभी पैसा बाहर निकालते हैं, यानी डिसहोर्डिंग करते हैं। या गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे भी तो पैसा मार्केट में आता है। या बैंक क्रेडिट होता है, जब बैंक क्रेडिट होता है, यानी भाई अगर किसी को लोन चाहिए तो यानी सप्लाई मनी कहाँ से आएगी, बैंक की तो क्रेडिट करेगी। तो इन्होंने 4 फैक्टर ले लिए। फिर उन्होंने इसके जो है कि ग्राफ बनाया ऐसे करके कि देखो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपका डिमांड में, ये सारे के सारे नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट लोग कम करेंगे, होर्डिंग कम करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा कम करेंगे। भाई ब्याज ज़्यादा है तो कम कंजम्पशन करेंगे। भाई फ्रिज अगर 0 इंटरेस्ट मिल रहा है तो तुरंत ले लेंगे, अगर हाई इंटरेस्ट में करेंगे नहीं लेंगे, यानी कंजम्पशन नहीं कर रहा है। तो यानी ये सारे के सारे ग्राफ के होते हैं नेगेटिवली स्लोप होते हैं। बाकी ये सारे के सारे पॉजिटिव, यानी इंटरेस्ट ज़्यादा, लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, बैंक में ज़्यादा पैसा रखेंगे ताकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, सेविंग ज़्यादा करेंगे, ये सारे पॉजिटिव स्लोप होते हैं। डिसहोर्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट, ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो सरकार कहेगी हटाओ बेचो बाचो, और उसके बाद क्या करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ब्याज पैदा करो, है ना। उसके बाद जो है कि बैंक क्रेडिट भी ज़्यादा लोन देगा, ज़्यादा ब्याज। तो ये सब सारे पॉजिटिव स्लोप होते हैं। उसके बाद अब आप अगर कोई नोट पकड़ते हो तो आप ये थोड़ी कहते तो यार ये तो डिसइन्वेस्टमेंट से आया है, ये तो डिसहोर्डिंग से आया है, अरे ये तो किसी ने जो है कि सेविंग करके रखा वहाँ से आया है, ये तो पहचानते तो नहीं हो। यानी ये जो है क्या होते हैं, एक ही इनका एक सब मिला के एक सप्लाई बन जाता है, एक डिमांड बन जाता है। ये क्या है, ये सारे क्या है, लोनेबल फंड है, लोनेबल फंड। तो ये जहाँ पर लोनेबल फंड की डिमांड सप्लाई कट करती है वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किसने बात कही, लोनेबल फंड ने। अब कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स कहते हैं कि देखो भाई साहब, कीन्स कहते हैं कि देखो भाई साहब जो आपकी डिमांड है, डिमांड में इन्होंने 3 बताए कि आदमी 3 मोटिव से डिमांड करता है। एक तो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन करने के लिए, दूसरा आपका मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा डिमांड का मोटिव लोगों का है स्पेकुलेटिव। यानी ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए डिमांड करते हैं, प्रिकॉशन मतलब खतरा, कोई आगे आ जाए, मान लो नौकरी चली गई, मान लो बीमार पड़ गए कुछ भी, तो उसके लिए। स्पेकुलेटिव में लोग डिमांड करते हैं पैसा स्पेकुलेट अपने पास जमाखोरी कर लेते हैं, ताकि जमा कर लो पैसा, कल को जो है कि कोई ना कोई दिक्कत कह रहा हूँ, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज बढ़ गया या शेयर मार्केट में शेयर डाउन होगा तो तुरंत खरीद के पैसा कमा लेंगे, यानी पैसा कमाने के चक्कर में। यानी ये देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बाकी ये दोनों डिपेंड करते हैं इनकम। भाई इनकम होगा तभी ट्रांजेक्शन करोगे, ज़्यादा प्राइस होगा तभी तो आप जो इनकम होगी तभी तो आप प्रिकॉशनरी के लिए पैसा रखोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखकर थोड़ी ट्रांजेक्शन करोगे, भैया कितना ब्याज चल रहा है बैंक में, भैया 10%, अच्छा तो हम दे लेंगे 1 किलो सेब, ऐसा करते हो क्या भाई। जब आपकी इनकम है, इनकम देखें कितना पैसा है तो आप लोगे सेब, है ना। अच्छा आप स्पेकुलेशन कैसे करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम है, अभी तो क्या करें मार्केट में अपने पास पैसा रख लो, जब बढ़ेगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पे आप इनकम। तो ये आपका इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की फंक्शन, लेकिन ये दोनों जो है कि इनकम की फंक्शन है ना। तो यहाँ पर और सप्लाई इन्होंने कह दिया कॉन्स्टेंट, सप्लाई में कह दिया सप्लाई जो केवल और केवल ये एक्सोजेनियस फैक्टर है, इसको इन्होंने एंडोजेनियस नहीं माना, और कह दिया कि केवल और केवल जो आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे RBI है ना, तो वही जो क्या देखेगी सप्लाई करेगी, वो फिक्स रहती है एक टाइम पे। तो इन्होंने सप्लाई बना दी ऐसी और डिमांड बना दी ऐसी, सबको मिला करके। तो यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होता, बात खत्म। तो ये सारा जो है कि आपका इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट को मैंने बताया कि इंटरेस्ट में नेट इंटरेस्ट होता है, रिवार्ड फॉर, मान लो कि जब कोई व्यक्ति इंटरेस्ट बताता है मान लो 20%, तो उसमें भाई वो क्या जोड़ता है, जो पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा वो जोड़ता है, मान लो उसमें 10% है। उसके अलावा जो भैया वो मैनेजमेंट कर रहा है, रोज कॉल कर रहा है, भैया पैसा लेके आओ, किसी से पैसे लेने जा रहा है, कुछ कर रहा है, ये सारा मैनेजमेंट कर रहा है, उसका भी तो पैसा इसी में जोड़ेगा ना, इसी 20% में, है ना। तो ये रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट भी होता है। अब वो रिस्क ले रहा है, ब्याज देके पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी इसी में जोड़ेगा। रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंट, उसके लिए कोई नया आदमी आके इनकन्वीनियंट लग रहा है, दिक्कत समस्या हो रही है, वो भी इसी में जोड़ेगा। यानी ये ग्रॉस इंटरेस्ट होता है जो पूरा बताया जाता है, इसके अंदर बहुत तरीके के वो सब अपना जोड़ लेता है ना। तो आपका यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, क्लासिकल थ्योरी में। उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म आप पढ़ लीजिएगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अभी भी जो मैंने आपको सारा बताया, लोनर फंड थ्योरी आपका है, ये सारा होता है। देखो इसमें ये डिसऑर्डिंग वगैरह, ये देखो ये क्या है, यहाँ पर ये आपका कौन सी थ्योरी है, लोनर फंड ना। ये इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, होर्डिंग आपका हो गया, सब सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिसऑर्डिंग और डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारा जो है कि वहाँ पर बराबर करके जो है कि बना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन वगैरह हो गया ये, ठीक है ना। मोटिव्स ऑफ डिमांड आपका यहाँ पर हो जाएगा, मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये कीन्स वाला मैंने बताया ना कि आपका पहले ट्रांजेक्शन मोटिव है जो इनकम पे डिपेंड करता है, प्रिकॉशनरी मोटिव इनकम पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद जो है कि
आपका जो स्पेकुलेटिव मोटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिपेंड करता है। उसके बाद M1 M2 अगर मान लिया गया तो उसके बाद उनको काट देंगे यहाँ पे इस तरीके से, है ना। जो आपका सप्लाई जो कांस्टेंट रहती है और यहाँ पर जो सप्लाई इस तरह से रहती है, मैंने आपको बताया था इस तरह से कांस्टेंट रहती है। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा जो है कि M होगा, इसमें M में M1 में क्या होगा, जो आपका प्रिकॉशनरी के लिए पैसा ट्रांजेक्शन के लिए वो होता है M1, और M2 के लिए मतलब स्पेकुलेटिव के लिए पैसा होता है वो होता है। वो जुड़ के M बन जाएंगे, दोनों जुड़ के M बन जाएंगे। M जाएगा ऐसे यानी डिमांड ऑफ मनी, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद एक लिक्विडिटी ट्रैप होता है। इन्होंने कहा तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि देखो जब जो है ब्याज कम से कम होता है ना, तो लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखते हैं। यानी जब ब्याज ज़्यादा तो लोग अपने पास इतना था ही पैसा रख रहे हैं। जब और कम ब्याज हुआ तो लोग अपने पास और ज़्यादा पैसा रख रहे हैं कि भाई ये ब्याज तो मिल ही जाता तो अपने पास ही रखो, और कम मिल रहा तो लोग और ज़्यादा पैसा रख रहे हैं अपने पास। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जो ब्याज सबसे कम हो जाता है, उसके बाद लोग जितना पैसा होता है सारा का सारा पैसा यानी जो ही चला गया, सीधा चला गया, यानी जितना पैसा होता है सब अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे सबसे कम ब्याज होता है लोग सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये पूरा होता है लिक्विडिटी ट्रैप का एरिया होता है, जहाँ पर जो आपका है ये इनइलास्टिक, ये आपका क्या होता है बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो आपके उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर हो जाते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के आपके यहाँ पर ये जो आपके क्रिटिसिज्म है ना। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, सारा कुछ आपका जो आपके लेबर के प्राइसिंग, कैपिटल की प्राइसिंग और रेंट की प्राइसिंग, लैंड की प्राइसिंग पढ़ चुके हैं। अब बचा क्या है, बचा है आपका यहाँ पर ISLM मॉडल और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने सोचा था कि 40 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन 40 से 46 मिनट हो चुका है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो मैं ये दो चीज़ें एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगा, तो आप समझिएगा केवल और केवल घंटे भर के अंदर जो आपका ये पूरा फैक्टर प्राइसिंग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, गुड बाय।